पिछले 6 महीने के राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का यह वीडियो यूपीएससी, पीएससी सहित अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होंगे। इन्हें यह पुरस्कार को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा। कोलकाता में जन्मे मिथुन चक्रवर्ती ने 1776 की फिल्म मृगया से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भारत का सर्वोच्च सिनेमा सम्मान है। केरल लगातार दूसरे वर्ष राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर रहा। इस सूचकांक में केरल के बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर रहा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति की सिफारिशों को किया स्वीकार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। इस समिति का गठन सितंबर 2023 में किया गया था, जबकि इसने मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कोविंद पैनल ने 2 चरणों में संविधान में संशोधन करके एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ एक साथ चुनाव शामिल होंगे, जबकि दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव शामिल होंगे। भारत ने जीते पेरिस पैरालंपिक 2024 में 29 पदक। भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में ऐतिहासिक रूप से अपना सबसे सफल प्रदर्शन करते हुए कुल 29 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल रहे। भारत को इस पैरालंपिक में पहला स्वर्ण पदक स्टार शूटर अवनी लेखरा ने दिलाया, जिन्होंने वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद नीतीश कुमार पैरा बैडमिंटन, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स, हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी, धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और नवदीप सिंह पैरा एथलेटिक्स ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत ने 5वां हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता। भारत ने हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर खिताब जीत लिया। यह खिताबी मुकाबला चीन के हुलुनबुर शहर में खेला गया। इस मैच में भारत की तरफ से एकमात्र और निर्णायक गोल 51वें मिनट में जुगराज सिंह द्वारा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना झंडा बदला। सुप्रीम कोर्ट के इस नए ध्वज में संस्कृत श्लोक ये तो धर्मस्ततो जयः लिखा गया है, जिसका मतलब है जहां धर्म है वहां विजय होगी। इस झंडे के सबसे ऊपर अशोक चक्र, बीच में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और सबसे नीचे संविधान की किताब है। भारत में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का शुभारंभ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटरों का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जटिल कंप्यूटेशनल चुनौतियों से निपटने के लिए इन सुपर कंप्यूटरों को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इन्हें 3 प्रमुख स्थानों पर तैनात किया गया है: दिल्ली, पुणे और कोलकाता। विमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलकर ब्रिटेन भारत शिक्षा एवं अनुसंधान पहल के अंतर्गत 24 सितंबर 2024 को अंतरिक्ष में महिला नेतृत्व कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस पहल में कोवेंट्री विश्वविद्यालय भागीदार है। यह पहल अंतरिक्ष विज्ञान में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए लैंगिक समावेशी व्यवस्थाओं को मजबूत करने में संस्थानों के समर्थन पर केंद्रित है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल का शुभारंभ। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक एक पर्यटन पहल की शुरुआत की है। यह पहल महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षित करने पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें हेरिटेज वॉक, फूड टूर, क्राफ्ट टूर, नेचर ट्रैक, होमस्टे अनुभव और अन्य पर्यटन पेशकश शामिल है। देश की अन्य खबरें इस प्रकार है। 10 सितंबर को अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF के शासी बोर्ड की पहली बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई। इसमें भारत की शोध क्षमताओं को बढ़ाने और संस्थानों में एक मजबूत शोध संस्कृति स्थापित करने की पहल पर ध्यान केंद्रित किया गया। 18 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 79,156 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत के डेयरी क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की। इसका प्राथमिक लक्ष्य अगले 5 वर्षों में देश भर में दूध संग्रह को 50% तक बढ़ाना है। साथ ही 2028 से 29 तक दैनिक दूध खरीद को 660 लाख लीटर से बढ़ाकर 1007 लाख लीटर करना है। भारतीय नौसेना 23 से 24 सितंबर 2024 तक गोवा के नौसेना युद्ध कॉलेज में गोवा समुद्री संगोष्ठी के 5वें संस्करण की मेजबानी की। इसमें हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग और सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। किरण राव द्वारा निर्मित फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। भारत के जीवन नेदुन चेजियान और विजय सुंदर प्रशांत ने 24 सितंबर 2024 को हांगझो ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित जिंजी किले को मराठा सैन्य परिदृश्य प्रस्ताव के भाग के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची के लिए नामित किया गया है, जिसमें 11 अन्य किले भी शामिल है। भारत के पहले निजी सैन्य विमान संयंत्र का उद्घाटन 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में भारत के पहले निजी सैन्य विमान संयंत्र का उद्घाटन किया। इस प्लांट में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 विमान बनाए जाएंगे। 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव हुआ आयोजित। 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव 18 से 20 अक्टूबर 2024 तक मसूरी के पास बेनो वन्यजीव अभयारण्य में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम ने क्षेत्र की समृद्ध पक्षी विविधता को प्रदर्शित किया, जिसमें कुल 95 पक्षी प्रजातियां और 22 तितली प्रजातियां शामिल थी। भारत में फर्जी कॉल रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ 23 अक्टूबर को संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल प्रिवेंशन सिस्टम लॉन्च किया। यह पहल भारत में डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के लिए दूरसंचार विभाग के प्रयासों का हिस्सा है। इस नई प्रणाली के शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही सिस्टम ने लगभग 1,35,00,000 स्पूफ कॉल की पहचान करके उन्हें ब्लॉक कर दिया। बिहार में हुआ राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन 21 अक्टूबर को बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने पटना जिले के बिहटा में राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया। 7 एकड़ में फैला यह पोर्ट प्रिस्टिन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और राज्य उद्योग विभाग द्वारा संचालित है। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौता हुआ 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत। 24 अक्टूबर को भारत ने पाकिस्तान के साथ करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर अपने समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत करने पर सहमति व्यक्त की। सर्वप्रथम यह समझौता 24 अक्टूबर 2019 को भारत और पाकिस्तान ने पाकिस्तान के नारोवाल में गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए किया था। पीएम यशस्वी योजना हुई लागू। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने पीएम यशस्वी यानी प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया नामक एक छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना लागू की। इस योजना में पहले प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र ही पात्र थे, लेकिन अब अनुसूचित जाति, जनजाति के साथ सामान्य वर्ग के गरीब परिवार के छात्रों को भी छात्रवृत्ति का लाभ मिल पाएगा। स्कूल और कॉलेज दोनों स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु यह योजना वर्ष 2021-22 में शुरू की गई थी। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का वितरण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का वितरण किया। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार ओडिशा को मिला, जबकि उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान तथा गुजरात एवं पुदुचेरी को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। साथ ही सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार गुजरात के सूरत शहर को, जबकि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार केरल के तिरुवनंतपुरम में पुल्लमपारा को मिला। वहीं पुणे के BAIF विकास अनुसंधान फाउंडेशन को सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज का पुरस्कार मिला।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। 25 अक्टूबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि वह 11 नवंबर 2024 को पद की शपथ लेंगे। बिभव कुमार तालुकदार को मिला हैरी मेसेल पुरस्कार। 26 अक्टूबर को बिभव कुमार तालुकदार को उनके संरक्षण नेतृत्व के लिए हैरी मेसेल पुरस्कार मिला। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के प्रजाति अस्तित्व आयोग द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो प्रजातियों के संरक्षण में असाधारण नेतृत्व का प्रदर्शन करते हैं। आर्मेनिया भारत का प्रमुख रक्षा निर्यात गंतव्य बना। आर्मेनिया भारत के रक्षा निर्यात के लिए अग्रणी गंतव्य के रूप में उभरा है। इसने वित्त वर्ष 2023 से 24 में रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड 21,083 करोड़ लगभग $2.63 बिलियन हासिल किया। सिंगेश्वर मंदिर में 16वीं शताब्दी के ताम्रपत्र अभिलेख मिले। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले के माप्पेदु में स्थित श्री सिंगेश्वर मंदिर में 16वीं शताब्दी के 2 पृष्ठों वाले ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं। 1513 ईस्वी के ये शिलालेख विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान संस्कृत भाषा और नंदी नगरी लिपि में लिखे गए थे। भारत में कृषि खाद्य नवाचार के लिए पहला जैव विनिर्माण संस्थान शुरू। 28 अक्टूबर को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान का उद्घाटन किया। यह देश का पहला जैव विनिर्माण संस्थान है जिसका उद्देश्य उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि खाद्य क्षेत्र में क्रांति लाना है। आयुर्वेद दिवस और धनतेरस पर स्वास्थ्य पहल की हुई शुरुआत। प्रतिवर्ष धन्वंतरि जयंती पर मनाए जाने वाले आयुर्वेद दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 12,850 करोड़ की स्वास्थ्य पहलों की शुरुआत की। भारत सरकार ने आयुर्वेदिक प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2016 में आयुर्वेद दिवस की स्थापना की। वर्ष 2024 के लिए थीम है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। देश की अन्य खबरें इस प्रकार है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत 142 देशों में से 79वें स्थान पर है। 26 अक्टूबर को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दीपक अग्रवाल को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड का नियमित प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। 13 से 18 अक्टूबर तक गोवा के तट पर भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया गया। 23 से 25 अक्टूबर को ओडिशा और पश्चिम बंगाल चक्रवात दाना से प्रभावित रहे। इस चक्रवात का नामकरण कतर ने किया था। 24 अक्टूबर 2024 को ITBP यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अफ्रीकी देश मिस्र को औपचारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। भारत में 19 से 25 अक्टूबर तक कर्मयोगी सप्ताह या नेशनल लर्निंग वीक का आयोजन किया गया। 23 अक्टूबर को सऊदी अरब के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। पणजी गोवा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान जबकि महाराष्ट्र और राजस्थान ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। 23 से 29 अक्टूबर 2024 तक सिम्बेक्स यानी सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। 16 अक्टूबर 2024 को आयोजित इस वर्ष के विश्व खाद्य दिवस की थीम बेहतर जीवन और भविष्य के लिए भोजन का अधिकार थी। मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता। 15 अक्टूबर को परमेश शिवमणि भारतीय तटरक्षक बल के 26वें प्रमुख बने। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। नेपाल की सामाजिक कार्यकर्ता उर्मिला चौधरी को ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के 23वें संस्करण से हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती, टेबल टेनिस, डाइविंग, रग्बी सेवेंस, बीच बॉल, माउंटेन बाइकिंग, स्क्वैश और रिदमिक जिम्नास्टिक को बाहर कर दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेलों के इस संस्करण में केवल 10 खेल शामिल किए जाएंगे। विजय किशोर राटकर को
राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का आयोजन किया गया। इसका विषय था राष्ट्र की समृद्धि के लिए ईमानदारी की संस्कृति। चौथी, ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 13 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित 24 पदक जीते। हिमाचल प्रदेश में 6 अक्टूबर 2024 को मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने और नशे के आदी लोगों के पुनर्वास में सहायता करने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की गई। भारत में 2 से 8 अक्टूबर तक आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2024 का विषय था हमारी प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का 10वां संस्करण IIT गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। 8 अक्टूबर 2024 को आयोजित 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में बेस्ट एक्ट्रेस के राष्ट्रीय पुरस्कार से नित्या मेनन और मानसी पारेख को सम्मानित किया गया। 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में आयोजित हुई शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने की। 9 अक्टूबर को मनोज कुमार दुबे भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 16 अक्टूबर को नीतू डेविड प्रतिष्ठित ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी। सरस आजीविका मेला 2024 हरियाणा के गुरुग्राम में 13 से 29 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया गया। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ को मिशन चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय सफलता के लिए प्रतिष्ठित IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बनी। महाराष्ट्र सरकार ने 14 अक्टूबर को राजकीय कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखने की घोषणा की। 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। साथ ही सुरेंद्र कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री बने। 8 अक्टूबर को नितिन गडकरी ने देश के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु नई दिल्ली में हमसफर नीति शुरू की। 11 अक्टूबर को सर रतन टाटा ट्रस्ट के 6ठे अध्यक्ष नोएल टाटा बने। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन 30 नवंबर को लेह लद्दाख में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इसका निर्माण NTPC लिमिटेड के लिए अमारा राजा इंफ्रा द्वारा किया गया है। यह प्रतिदिन 80 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा एवं 5 हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों को शक्ति प्रदान करेगा। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का 8वां संस्करण 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार के राजगीर में हुआ। 20 नवंबर को हुए फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को 1-0 से हराकर यह खिताब जीता। खिताबी मुकाबले में दीपिका ने 31वें मिनट में निर्णायक गोल किया। साथ ही दीपिका 11 गोल के साथ टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोरर भी रहीं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम 6 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को मंजूरी दे दी है। यह योजना 1 जनवरी 2025 को लॉन्च की जाएगी। यह योजना विभिन्न विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशन तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करेगी, जिससे भारतीय शिक्षा जगत और युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस योजना हेतु वर्ष 2025, 2026 और 2027 के लिए लगभग 6,000 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत की गई है। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म 28 नवंबर को भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना के लिए एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका विकास मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान के तत्वावधान में किया गया है तथा इसकी प्रायोजक एजेंसी आर्मी वॉर कॉलेज है। इस प्लेटफॉर्म को भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान गांधीनगर द्वारा सूचना प्रणाली महानिदेशालय के सहयोग से विकसित किया गया है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण 28 नवंबर 2024 को गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में संपन्न हुआ। 9 दिनों तक चले इस महोत्सव की शुरुआत माइकल ग्रेसी द्वारा निर्देशित ऑस्ट्रेलियाई फिल्म बेटर मैन की स्क्रीनिंग के साथ हुई। इसमें लिथुआनियाई फिल्म टॉक्सिक ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार तथा रोनियाई फिल्म ए न्यू ईयर दैट नेवर केम ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का रजत मयूर पुरस्कार जीता। साथ ही मराठी सीरीज लंपन को सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि अभिनेता विक्रांत मैसी को भारतीय फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया। वहीं नवज्योत बांदीवाड़ेकर को अपनी मराठी फिल्म घराट गणपति के लिए भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। वीरगाथा 4.0 प्रोजेक्ट 20 नवंबर 2024 को आयोजित वीरगाथा 4.0 प्रोजेक्ट में सभी 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 1,76,00,000 से अधिक स्कूली छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दरअसल वीरगाथा प्रोजेक्ट रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का एक संयुक्त कार्यक्रम है, जिसे वर्ष 2021 में गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल के अंतर्गत शुरू किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों को सशस्त्र बलों के वीर जवानों की प्रेरक कहानियों से जोड़ना है। गुजरात बना सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। 7 नवंबर को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने देश की पहली गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-2027 शुरू की है। यह नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी विजन विकसित भारत @2047 के अनुरूप है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए गुजरात ने गुजरात राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन की स्थापना की है। देश की अन्य खबरें इस प्रकार हैं। भारत के लॉन्ग टेनिस खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन ने 15 नवंबर 2024 को संन्यास ले लिया। भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर का 13वां संस्करण 28 से 30 नवंबर 2024 के बीच फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। 10 से 18 नवंबर 2024 तक अरुणाचल प्रदेश में तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजित किया गया। 1 नवंबर को भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह, लद्दाख में लॉन्च किया गया है। 1 नवंबर को राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा सचिव के रूप में अपना कार्यभार संभाला। 5 नवंबर को मध्य प्रदेश ने राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कोटा 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया। 11 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने। 11 से 13 नवंबर 2024 तक रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 19 नवंबर को नंदन कुमार झा इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। 20 नवंबर को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन की घोषणा की। 20 नवंबर को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत का पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया है। 21 नवंबर 2024 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में विजन पोर्टल का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के धुड़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है। ओडिशा ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। 21 नवंबर को मणिपुर में 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव मनाया गया। 18 नवंबर को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 4 से 23 नवंबर तक भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स हरियाणा के अंबाला और चंडी मंदिर में आयोजित हुआ।
4 नवंबर को आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक चुने गए। 25 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को 31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए 2,750 करोड़ के आवंटित बजट के साथ जारी रखने की मंजूरी प्रदान की। 27 नवंबर को केंद्र सरकार ने 1,435 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से करदाता पंजीकरण प्रणाली को बदलना है। 26 से 29 नवंबर 2024 तक 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन काजीरंगा नेशनल पार्क असम में किया गया। 28 नवंबर को यात्रियों की सुरक्षा हेतु संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया। IPL 2025 की नीलामी में ऋषभ पंत IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में खरीदा। 29 नवंबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल का 11वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास केरल के कोची तट पर आयोजित किया गया। 25 से 30 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा 2024 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। 13 नवंबर को अरविंदर सिंह साहनी को देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। नवंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के जज भूषण रामकृष्ण गवई को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नैल्सा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। 21 नवंबर को हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के अध्यक्ष बने। 10 नवंबर को कालीकट FC ने फोरका कोच्चि FC को MS कॉरपोरेशन स्टेडियम में खेले गए मैच में 2-1 से हराकर पहली बार सुपर लीग केरल का खिताब अपने नाम किया। नई दिल्ली के KD जाधव कुश्ती स्टेडियम में 15 और 16 नवंबर को प्रथम बोडोलैंड महोत्सव आयोजित हुआ। नवंबर 2024 में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। देश के इतिहास में पहली बार CISF में एक महिला बटालियन को मंजूरी प्रदान की। 5 राज्यों के राज्यपाल बदले गए। दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अजय कुमार भल्ला को मणिपुर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल, आरिफ मोहम्मद खान को बिहार, हरिबाबू कंभमपाती को ओडिशा एवं रिटायर्ड जनरल विजय कुमार सिंह को मिजोरम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित इस चैंपियनशिप में क्रमशः पुरुष और महिला एकल का खिताब कर्नाटक के M रघु और हरियाणा की देविका सिहाग ने जीता, जबकि पुरुष युगल का खिताब संस्कार सारस्वत और अर्श मोहम्मद ने, वहीं महिला युगल का खिताब आरती सारा सुनील और वर्षिणी VS ने जीता और मिश्रित युगल का खिताब आयुष अग्रवाल और श्रुति मिश्रा ने जीता। सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 दिसंबर 2024 में केरल ने चंडीगढ़ को हराकर सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। यह केरल का पहला सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप खिताब है। इस चैंपियनशिप में केरल के देवेंद्र को प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप चुना गया, जबकि राहुल को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर और सुजीत को सर्वश्रेष्ठ लेफ्ट विंग प्लेयर चुना गया। केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने खजुराहो में केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी। इसके तहत पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी पर 97 मीटर ऊंचा और 2.13 किलोमीटर लंबा दौधन बांध बनाया जाएगा, जो 2,853 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोर करेगा। इससे उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर एवं मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले लाभान्वित होंगे। 44,605 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना से 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होगी। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव दिसंबर 2024 में गुजरात के बनासकांठा जिले सुईगाम तहसील में स्थित मसाली गांव भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बना है।
800 की आबादी वाला यह गांव पाकिस्तान की सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। यह गांव अपनी 100% बिजली सौर ऊर्जा से पैदा करता है, जिसकी 199 छतों पर सौर पैनल लगे हैं। महाकुंभ मेला 2025। कुंभ मेला 2025 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाला है, जहां दुनिया भर के श्रद्धालु आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाएंगे। महाकुंभ के दौरान बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण हेतु 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के सदर, सौरांव, फूलपुर और करछना तहसील को शामिल करके एक नया जिला महाकुंभ मेला जिला बनाया है। कुंभ 2025 का आदर्श वाक्य सर्वसिद्धिप्रदः कुंभ है। भारतीय भाषा उत्सव 4 से 11 दिसंबर 2024 तक भारतीय भाषा उत्सव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। इसके लिए इस वर्ष का विषय भाषाओं के माध्यम से एकता रहा। इसका उद्देश्य भाषाई विविधता को बढ़ावा देना और उसका जश्न मनाना है, जो हमारे राष्ट्र के सांस्कृतिक ताने बाने में अंतर्निहित है। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक। दिसंबर 2024 में भारत ने चेन्नई में अपना पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया। यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन की संयुक्त पहल है। इस बैंक का उद्देश्य डायबिटीज के कारणों को जानकर उनका हाईटेक रिसर्च के माध्यम से इलाज करना है। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना। महाराष्ट्र के पुणे में भारत के पहले डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना की शुरुआत की गई। मुंबई पुणे राजमार्ग पर इंद्रयानी नदी के किनारे स्थित इस म्यूजियम का निर्माण लगभग 50 एकड़ में फिरोडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलॉसफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ने किया है। लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से बना यह म्यूजियम जैसलमेर के विशेष पीले पत्थरों से बना है। देश की अन्य खबरें इस प्रकार हैं। 1 दिसंबर 2024 को डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए चीफ बने। 15 दिसंबर 2024 को मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 15 दिसंबर 2024 को केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जलवाहक योजना की शुरुआत की। 14 दिसंबर 2024 को मनाए गए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2024 की थीम सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना, हर वॉट मायने रखता है थी। 12 दिसंबर 2024 को भारत के 18 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब चीन के डिंग लिरेन को हराकर जीता। 3 दिसंबर 2024 को रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। यह मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां बाघ अभयारण्य है। दिसंबर 2024 में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की डल झील में शुरू की गई है। 1 से 10 दिसंबर 2024 तक हॉर्नबिल महोत्सव का 25वां संस्करण नागालैंड में आयोजित किया गया। इसकी थीम कल्चरल कनेक्ट यानी सांस्कृतिक जुड़ाव रही। दिसंबर 2024 में 1977 से 1982 के बीच लगातार 6 बार राष्ट्रीय चैंपियन रहे स्क्वैश खिलाड़ी राम मनचंदा का निधन हो गया। 6 से 8 दिसंबर 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। 15 दिसंबर 2024 को ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार ने ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीता। 18 दिसंबर 2024 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बेंगलुरु में भारतीय सेना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। दिसंबर 2024 में राम मोहन राव अमारा को 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। दिसंबर 2024 में हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया।
18 दिसंबर को विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में जल सर्वेक्षण करने, नौवहन और समुद्री परिचालन में सहायता करने के लिए आईएनएस निर्देशक को कमीशन किया गया। 27 और 28 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024 राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में आयोजित किया गया। दिसंबर 2024 में अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्य में मान्यता प्रदान की। 12 दिसंबर को रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमान की खरीद के लिए हस्ताक्षर किए। 11 दिसंबर 2024 को संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर बने। 12 से 22 दिसंबर 2024 तक नई दिल्ली के इंडिया गेट पर 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया। 29 दिसंबर 2024 को हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हराकर प्रो कबड्डी लीग के 11वें संस्करण का खिताब जीता। 30 दिसंबर 2024 को अमिताभ चटर्जी ने जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप पदभार ग्रहण किया। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 3 से 6 जनवरी 2025 तक 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल व राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद द्वारा संयुक्त रूप से रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित की गई। इस आयोजन की थीम स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की समझ रही। इस आयोजन में भारतीय राज्यों के 700 से अधिक बाल वैज्ञानिक, शिक्षक और मेंटर्स के साथ साथ बहरीन, यूएई, कुवैत, ओमान और सऊदी अरब के बाल वैज्ञानिक भी शामिल हुए। प्रोजेक्ट विस्तार जनवरी 2025 में आईआईटी मद्रास ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज की शुरुआत की है। इस परियोजना में 12,000 से अधिक कृषि केंद्रित स्टार्टअप्स के डाटा को एकीकृत किया गया। यह डाटा YNOS वेंचर इंजन ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य भारत की कृषि विस्तार प्रणाली को डिजिटल रूप में अधिक कुशल और प्रभावी बनाना है, जिससे किसानों को उन्नत तकनीकों और सलाह सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिल सके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 आयोजित किया गया। वित्तीय सेवा विभाग और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस महोत्सव की थीम विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। गांव बढ़े तो देश बढ़े। आदर्श वाक्य वाले इस महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और ग्रामीण समुदायों में नवाचार को प्रोत्साहित करना है। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 26 जनवरी 2025 को भारत ने अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मौजूद रहे। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में झांकी की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास रही। इस समारोह के अंतर्गत 30 जनवरी 2025 को दिल्ली के राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों को पुरस्कार प्रदान किए, जिसके तहत सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार जम्मू और कश्मीर राइफल्स टुकड़ी को दिया गया, जबकि सीएपीएफ अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार दिल्ली पुलिस मार्चिंग दस्ता को दिया गया। वहीं केंद्रीय मंत्रालयों विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जनजातीय कार्य मंत्रालय को दिया गया तथा राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की श्रेणी में शीर्ष 3 झांकियों के पुरस्कार क्रमशः उत्तर प्रदेश महाकुंभ 2025, त्रिपुरा खर्ची पूजा और आंध्र प्रदेश एटिकोप्पका बोम्मलू को दिया गया एवं जयति जय मम भारतम डांस ग्रुप एवं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त 26 से 28 जनवरी 2025 तक MyGOV पोर्टल पर नागरिकों से उनकी पसंदीदा झांकी और मार्चिंग टुकड़ियों को लोकप्रिय पसंद श्रेणी के रूप में वोट देने के लिए एक ऑनलाइन पोल आयोजित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार सिग्नल टुकड़ी को दिया गया, जबकि सीएपीएफ अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार सीआरपीएफ मार्चिंग दस्ता को दिया गया। वहीं केंद्रीय मंत्रालयों विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार महिला एवं बाल विकास
विकास मंत्रालय को दिया गया तथा राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की श्रेणी में शीर्ष 3 झांकियों के पुरस्कार क्रमशः गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को दिया गया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 तक ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान रही। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू सम्मेलन की मुख्य अतिथि थी। इस दौरान 9 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर से प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस नामक विशेष अत्याधुनिक पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। भारत में पहले जेन बीटा बच्चे का जन्म। भारत में जेनरेशन बीटा के पहले बच्चे का जन्म मिजोरम में हुआ है। इसका नाम फ्रैंकी रखा गया है। इस बच्चे का जन्म 1 जनवरी 2025 को 12:03 AM पर हुआ। आमतौर पर पीढ़ियों में परिवर्तन करीब 20 साल में होता आया है, लेकिन इस बार महज 11 साल के अंतराल पर ही जेनरेशन बीटा आ गई। 2013 से 2024 तक पैदा हुए बच्चों को जेनरेशन अल्फा कहा जाता है। वहीं इससे पहले 1995 से 2012 तक पैदा हुए बच्चे जेनरेशन जेड कहलाए थे। जेनरेशन बीटा शब्द मार्क मैक्रिंडल ने गढ़ा है, जो समाज विज्ञानी है। इनके अनुसार 2025 से 2039 तक का दौर तकनीक के लिहाज से अहम होगा और इस अवधि में पैदा होने वाले बच्चों को जेन बीटा के नाम से जाना जाएगा। खो खो विश्व कप 2025 पहला खो खो विश्व कप 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट के पुरुष और महिला दोनों वर्ग के फाइनल मुकाबले में भारत ने नेपाल को क्रमशः 54-36 एवं 78-40 से हराया। भारतीय खो खो महासंघ और अंतरराष्ट्रीय खो खो महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस टूर्नामेंट में 20 पुरुष और 19 महिला टीमों ने भाग लिया था। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024 से 25, 12 से 26 जनवरी 2025 तक। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024 से 25 रांची, झारखंड के मारंगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित की गई। इसके फाइनल मुकाबले में ओडिशा वॉरियर्स ने सूरमा हॉकी क्लब को 2-1 से हराकर महिला हॉकी इंडिया लीग 2024 से 25 का उद्घाटन संस्करण जीता। पद्म पुरस्कार 2025 जनवरी को केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्तियों के नामों की घोषणा की। इस वर्ष 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री पुरस्कार हेतु चुना गया है, जिसमें 23 महिलाएं, 10 विदेशी मूल के व्यक्ति और 13 मरणोपरांत सम्मानित व्यक्ति शामिल है। देश की अन्य खबरें इस प्रकार है। 9 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर कर दिया। 10 से 12 जनवरी 2025 तक विकसित भारत युवा नेता संवाद का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जेडमोट टनल का उद्घाटन किया गया। यह टनल गगनगिर और सोनमर्ग को आपस में जोड़ती है। 20 से 22 जनवरी 2025 के मध्य अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित नामपोंग में पंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाया गया, जिसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया। जनवरी 2025 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर को सम्मानित किया गया। जनवरी 2025 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI ने वाराणसी में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया। इस प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। 10 से 16 जनवरी 2025 तक थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण मुंबई और ठाणे में आयोजित किया गया। 24 जनवरी 2025 को आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय शहर इंदौर और उदयपुर बने। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ICSI ने वर्ष 2025 के लिए धनंजय शुक्ला को अध्यक्ष एवं पवनजी चांडक को उपाध्यक्ष चुना है। जनवरी 2025 में गृह मंत्रालय द्वारा महेश कुमार अग्रवाल को BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। जनवरी 2025 में अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंभ मेला 2025 का आयोजन किया गया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन को बढ़ावा देने वाला 23वां दिव्य कला मेला 9 से 19 जनवरी 2024 तक अकोटा स्टेडियम वडोदरा गुजरात में आयोजित किया गया। 16 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में पहला लोकपाल दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य न्यायाधीश
संजीव खन्ना उपस्थित रहे। 16 से 19 जनवरी 2025 तक भारतीय सशस्त्र बल द्वारा भारत की उत्तरी सीमाओं पर एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक आयोजित की गई। 16 जनवरी 2025 को जनरल वी.के. सिंह सेवानिवृत्त ने मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। 17 से 22 जनवरी 2025 तक भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 3 प्रमुख स्थानों नई दिल्ली में भारत मंडपम, द्वारका में यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित किया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 15 जनवरी 2025 को 57वें सेना दिवस समारोह के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया। 18 से 20 जनवरी 2025 तक फ्लैमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। 19 जनवरी 2025 को वडोदरा के कोटम्बी स्टेडियम में खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में कर्नाटक ने विदर्भ को 36 रन से हराकर खिताब जीता। यह कर्नाटक का 5वां विजय हजारे ट्रॉफी खिताब है। जनवरी 2025 में आईपीएस ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। 24 जनवरी 2025 को जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य क्रमशः ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा है, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य पंजाब है। गणतंत्र दिवस 2025 परेड में पहली बार प्रदर्शित तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी की थीम सशक्त और सुरक्षित भारत थी। 3 से 5 जनवरी 2025 तक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य जामनगर, गुजरात में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी गणना आयोजित हुई। जनवरी 2025 में भारत बायोटेक इंटरनेशनल के सह संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णा एला को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी की प्रतिष्ठित इंडिया फेलोशिप से सम्मानित किया गया। 20 से 21 जनवरी 2025 तक तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन कोणार्क, ओडिशा में आयोजित किया गया। 23 से 25 जनवरी 2025 तक बेंगलुरु, कर्नाटक में छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025 आयोजित किया गया। जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के गरपंचकोट पहाड़ियों में किया गया। 24 जनवरी को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को लागू करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई। 16 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने शपथ ग्रहण की। 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया, जिसका मुख्यालय निजामाबाद में होगा और पल्ले गंगा रेड्डी इसके पहले अध्यक्ष होंगे। जनवरी 2025 में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता 209.44 गीगावाट तक पहुंच गई। 7 जनवरी 2025 को बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 14 जनवरी 2025 को वी नारायणन ने इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। 10 जनवरी को की गई घोषणा के अनुसार बेंगलुरु में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। भारत में 4 नए रामसर स्थल हुए शामिल। 1 फरवरी 2025 को भारत ने 4 नए रामसर स्थल जोड़े, जिससे भारत में इनकी कुल संख्या बढ़कर 89 हो गई है, जिससे भारत एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश बन गया है। भारत द्वारा जोड़े गए नए रामसर स्थलों में सक्करकोटई पक्षी अभयारण्य, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, खेचोपलरी वेटलैंड और उधवा झील शामिल हैं। इस तरह अब तमिलनाडु में कुल 20 रामसर स्थल हो गए, जो किसी भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। इन खेलों का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2025 को देहरादून में किया। दरअसल इन राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जो खेलों के साथ साथ स्थिरता को भी बढ़ावा देता है। आपको बता दें कि इसका शुभंकर मौली, जबकि टैगलाइन संकल्प से शिखर तक है। वहीं राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी ने 13 जिलों में 4000 किलोमीटर की प्रेरणादायक यात्रा पूरी की थी।
इसमें भारत भर से 10,000 से अधिक एथलीट, अधिकारी और कोच एवं सर्विसेज जैसी संस्थागत टीमों ने भाग लिया और कुल 35 खेल प्रतियोगिताएं इसमें शामिल रहीं। नेशनल गेम्स 2025 की पदक तालिका में कुल 121 पदक के साथ सर्विसेज शीर्ष पर रहा, जबकि महाराष्ट्र ने कुल 201 पदकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं हरियाणा कुल 153 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। आपको बता दें कि पिछले 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन वर्ष 2023 में गोवा में हुआ था, जबकि आगामी 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2026 में मेघालय में होगा। एरो इंडिया 2025 10 से 14 फरवरी 2025 तक एरो इंडिया के 15वें संस्करण का आयोजन बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन पर किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इसमें रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, सीईओ गोलमेज, भारत और IDX मंडपों का उद्घाटन, सेमिनार, शानदार एयर शो और एरोस्पेस कंपनियों की प्रदर्शनी शामिल रही। साथ ही इसमें आत्मनिर्भर भारतीय नौसेना विमानन तकनीकी रोड मैप 2023 को भी जारी किया गया। मणिपुर में लगा राष्ट्रपति शासन। केंद्र सरकार द्वारा 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। दरअसल यह फैसला मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के 4 दिन बाद मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की रिपोर्ट के बाद लिया गया। आपको बता दें कि मणिपुर में मई 2023 से ही मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष चल रहा है। आदि महोत्सव 2025 16 से 24 फरवरी 2025 तक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 आयोजित किया गया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। यह महोत्सव जनजातीय समाजों की पारंपरिक शिल्पकला, भोजन, पोशाक, आभूषण, चिकित्सा पद्धतियां, घरेलू उपकरण और खेलों का अनूठा अवसर प्रदान करता है, जो पर्यावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन के सिद्धांतों को दर्शाता है। ICC अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक मलेशिया में आयोजित ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीता। इसके फाइनल मैच में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में जी त्रिशा ने सबसे ज्यादा 309 रन बनाए और 7 विकेट भी लिए, जिस कारण इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 20 से 21 फरवरी 2025 तक दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 का आयोजन चर्म निर्यात परिषद द्वारा यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया गया। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों के साथ समन्वय करते हुए DILX 2025 निर्यात को बढ़ाने, रोजगार सृजित करने और वैश्विक बाजारों में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त चर्म निर्यात परिषद ने वर्ष 2030 तक $47 अरब का लक्ष्य रखा है, जिसमें फुटवियर और चर्म निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन 18 फरवरी 2025 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के मौसम भवन में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया। इस म्यूजियम में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 150 साल की ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाया गया है। इसमें कला के माध्यम से प्रमुख मौसम घटनाओं, उपग्रहों, रडार और जीवन सुरक्षा में IMD की भूमिका को चित्रित किया गया है। देश की अन्य खबरें इस प्रकार हैं। फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ साझेदारी की।
आयकर विधेयक 2025 की समीक्षा के लिए लोकसभा की 31 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया गया एवं इस समिति का अध्यक्ष भाजपा सांसद बैजयंत पांडा को बनाया गया। फरवरी 2025 में स्वर्गीय चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक एक हौर अश्वत्थामा के लिए डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। फरवरी 2025 में आर प्रगणानंद ने डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीता। वर्ष 2025 में मनाए गए राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह की थीम विचारों से प्रभाव तक प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप्स के लिए बौद्धिक संपदा की सुरक्षा रही। फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2025 से आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दिया। 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार ने पदभार ग्रहण किया। इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया। 17 फरवरी 2025 को अदानी समूह ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 20 स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ रुपए का दान देने की घोषणा की। फरवरी 2025 में भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। साथ ही इसके भीतर स्थित किचनर हाउस का नाम बदलकर मानेकशॉ हाउस और सेंट जॉर्ज गेट का नाम बदलकर शिवाजी गेट कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2025 से 26 में अगले 3 वर्षों में देश के प्रत्येक जिले में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। 8 फरवरी 2025 को जारी हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक 48 सीटें जीतीं, जिसके बाद 20 फरवरी को दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने पदभार ग्रहण किया। फरवरी 2025 में गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने हेतु सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की। फरवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र राज्य में स्थापित होगा। 7 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्किल इंडिया प्रोग्राम को 8,800 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। 11 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 10 फरवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एम्स नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम लॉन्च किया। 14 से 2025 तक 16 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में भारत टेक्स 2025 का आयोजन किया गया। 8 से 10 फरवरी 2025 तक भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में आयोजित किया गया। फरवरी 2025 में इसरो ने फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स 2025 का नवीनतम संस्करण IIT हैदराबाद में लॉन्च किया। फरवरी 2025 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को वर्ष 2026 तक जारी रखने हेतु मंजूरी प्रदान की। फरवरी 2025 में जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान हासिल किया। 18 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी। 22 फरवरी 2025 को केरल ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं को सुरक्षित तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड पहल लॉन्च की। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा 14 से 16 फरवरी तक बेंगलुरु में 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया।
काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण 15 फरवरी से 24 फरवरी 2025 तक वाराणसी में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। 15 फरवरी 2025 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित 100वें एस्कॉच शिखर सम्मेलन में नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को एस्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। 21 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। 18 फरवरी 2025 को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के जोगीघोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया।